एक मुसाफिर के बैग में टार्च की वो आगे की जानिब लगा दी गई। बारिश का जोर टूटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए हर तरफ, फिर लेकिन रोशनी छा जाती, फिर घोर अंधेरा। बारिश ने तूफान की शक्ल अख्तियार कर ली थी। शाम तक तो एक बादल भी न था। अब बारिश है जैसे आज बरसना है, इसे एक मुसाफिर की बड़बड़ाहट सुनाई दी। अल्लाह के कामों में किसे दुखिल है भाई, बस दाखलो, एक बुजुर्ग ने कहा। फिर जिस तरह अचानक बारिश शुरू हुई थी इसी तरह खत्म हो गई। रमजान जो डराई सीट पर बैठा हुआ था, उसने गैर इरादी तौर पर सिर्फ मैं चाबी घुमाई तो इंजन स्टार्ट हो गया। उसने 2-3 बार जोर जोर से रेस दी, जैसे इंजन कभी खराब हवा ही न हो। सबने शुक्र अदा किया। उस तरह तकरीबन 1 घंटे बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। अब रमजान खुद बस चला रहा था। उसने स्पीड बढ़ा दी थी, इसलिए 20-25 मिनट की ताख़ीर से बहरहाल हम मुल्तान पहुंच गए। मैंने रकुशा पकड़ी और मतलूबा पते पर जा पहुंचा। अल्लाह नाज जहाँ बड़े इत्तेफाक से मिला। पेट भर के नाश्ता करने के बाद इससे से मामलात तय पा गए। वो हमारे बैंक की तहसील ब्रांच में अकाउंट खोलने पर आमादा हो गया। 11 बजे के करीब मैंने वापसी की राह ली। उसने बहुत कहा, ज्यादा तो नहीं तो 1-2 दिन ही से मेज़बानी का मौका दो, पर मैं उसका शुक्रिया अदा करके निकल आया। दूसरे रोज हेड ऑफिस रिपोर्ट की तो चेयरमैन बहुत खुश हुए। ये के अलावा उन्होंने भारी बोनस भी दिया। मेरे कोलीग्स का ख्याल था मेरा प्रमोशन पक्का है। मज़कूरा जमींदार के अकाउंट खोलने से बैंक को काफ़ी फ़ायदा था। दूसरे दिन चेयरमैन ने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं खुश गया कि अभी प्रमोशन लेटर लेकर आता हूँ, लेकिन हवा इसके बिल्कुल बरक्स। मुझे ट्रांसलेटर मिला। चेयरमैन का ख्याल था मेरी सलाहियतों की वजह से जिस तरह ये अखर शख्स राग़िब हवा, इसी तरह दीगर ज़मींदारों को भी मैं अपने बैंक में अकाउंट खोलने पर आमादा कर सकता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए मुझे 2 दिन दिए गए। अपनी दास्तान बयान करने से पहले मैं आपसे मुतारिफ हो जाऊँ। मेरा नाम फारूक अहमद खान है। एक खुशहाल और खुशकिस्मत इंसान हूँ। खूबसूरत और खूबसूरत बीवी साइमा, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, 7 साला अहद और 5 साला मोमिना। अच्छी मुलाजमत, शफीक माँ, मोहब्बत करने वाली बहनें और भाई। मुझे वो सब कुछ मैसर था जिसकी हर किसी को ख्वाहिश होती है। जब मैंने प्रमोशन और ट्रांसफर की खबर घर आकर सुनाई तो साइमा जहां मेरी प्रमोशन से खुश हुई, वहीं उस बात ने इसे अफसरदा कर दिया कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा, उसमें परेशानी की क्या बात है, सरकारी मुलाजमत है, कुछ अर्सा बाद फिर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2 दिन बाद मैं ज्वाइनिंग के लिए रवाना हुआ। लाहौर से मज़कूरा शहर 4-5 घंटे की मुसाफत पर था, इसलिए मैं फजर की नमाज के बाद रवाना हुआ। यूं भी रात के साबिका सफ़री तजर्बे ने मुझे मुहतात कर दिया था। तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँच गया। छोटा सा शहर था। तांगे वाले ने लगभग 20 मिनट मुझे लारी अड्डे से बैंक के सामने पहुंचा दिया। स्टाफ ने नहायत तबाक से मेरा इस्तकबाल किया। साबिक मैनेजर बुजुर्ग आदमी थे और अपनी मदद मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे थे। बाकी अमला भी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल था।
खासकर शेर इमरान महमूद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटा होगा, हंसमुख और मिलनसार इंसान था। हम थोड़ी ही देर में बेतकल्फ हो गए। दफ्तर में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। छुट्टी के बाद इमरान असरार करके अपने घर ले गया। उसकी बीवी नाजिश, तालीम याफ्ता और सजे हुए मजाज की मालिक थी। इमरान के 3 बच्चे थे, तीनों बेटे। उसने शायद दफ्तर से नाजिश को फोन कर दिया था, इसलिए दस्तरख्वान पर कई किस्म के खाने मौजूद थे। खाना वाकई लजीज था। उस पर मियाँ बीवी के खलूस ने उसकी लज्जत को दुबारा कर दिया। खाने के दौरान नाजिश मुझसे मेरे घर वालों के मुताल्लिक पूछती रही। साइमा और बच्चों के आने का सुनकर बहुत खुश हुई। खाने और चाय के बाद असल मकसद की तरफ आया। इमरान, मुझे किराए पर एक अच्छा सा मकान चाहिए। खान भाई, कोई मसला नहीं, कल ही मकान की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, खान भाई, यहाँ से थोड़ी दूर प्रोफेसर साहब का शानदार बंगला खाली तो है, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं। उसने एक नज़र नाजिश और बच्चों को देखा, फिर कहने लगा, अच्छा कल जाकर देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आए तो उनसे बात कर लेंगे। कल की? आज ही चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है खान भाई। वो फौरन तैयार हो गया। जरूर पड़ी अमेरिका में मुसाफिर बरदार तियाड़ा घर कर पा। बाहर आकर मैंने पूछा, तुम कुछ कहते कहते रख गए थे, क्या बात है? आइए थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, फिर जो आपका फैसला हो। उसने सामने बने पार्क की तरफ इशारा किया। मुझे उसके परासरार अंदाज पर हैरत तो हुई, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। शाम का वक्त था, पार्क में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हम एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर सोने के बाद कहने लगा, खान भाई, उस बंगले के बारे में मशहूर है कि वो असरजुदा है। वहाँ जो भी रहाइश अख्तियार करता है, उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर पेश आता है। इमरान, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में उन बातों पर कौन यकीन करता है? मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, पर जो कुछ वहाँ ज़हूर पजीर हवा है, इसे देखते हुए तो वो अपनी बात मुकम्मल न कर पाया था कि मैंने टोक दिया। क्या हवा था वहाँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। उसमें परेशानी की क्या बात है? सरकारी मुलाजमत है, कुछ अर्सा बाद फिर वापस ट्रांसफ़र हो जाएगी। 2 दिन बाद में ज्वाइनिंग के लिए रवाना हुआ। लाहौर से मज़कूरा शहर 4-5 घंटे की मुसाफत पर था, इसलिए मैं फजर की नमाज के बाद रवाना हुआ। यूं रात के साबिका सफरी तजर्बे ने मुझे मुहितात कर दिया था। तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँच गया। छोटा सा शहर था, तांगे वाले ने लगभग 20 मिनट मुझे लारी अड्डे से बैंक के सामने पहुँचा दिया। स्टाफ ने नहायत तपाक से मेरा इस्तकबाल किया। साबिक मैनेजर बुजुर्ग आदमी थे और अपनी मदद मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे थे। बाकी अमला भी अच्छे लोगों पर मुश्तमिल था। खासकर केशियर इमरान महमूद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटा होगा, हंसमुख और मिलनसार इंसान था। हम थोड़ी ही देर में बेतकल्फ हो गए। दफ्तर में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। छुट्टी के बाद इमरान असरार करके अपने घर ले गया।
उसकी बीवी नाजिश तालीम याफ्ता और सलझे हुए मजाज की मालिक थी। इमरान के 3 बच्चे थे, तीनों बेटे। उसने शायद दफ्तर से नाजिश को फ़ोन कर दिया था, इसलिए दस्तरख्वान पर कई किस्म के खाने मौजूद थे। खाना वाकई लजीज था। उस पर मियाँ बीवी के खलूस ने उसकी लज्जत को दुबाला कर दिया। खाने के दौरान नाजिश मुझसे मेरे घर वालों के मुताल्लिक पूछती रही। साइमा और बच्चों के आने का सुनकर बहुत खुश हूँ। खाने और चाय के बाद असल मकसद की तरफ आया। इमरान, मुझे किराए पर एक अच्छा सा मकान चाहिए। खान भाई, कोई मसला नहीं, कल ही मकान की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर कुछ सोचकर कहने लगा, खान भाई, यहाँ से थोड़ी दूर प्रोफेसर साहब का शानदार बंगला खाली तो है, लेकिन इतना कहकर वो खामोश हो गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं। उसने एक नज़र नाजिश और बच्चों को देखा, फिर कहने लगा, अच्छा कल जाकर देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आए तो उनसे बात कर लेंगे। कल की? आज ही चलते हैं, मैंने कहा। ठीक है खान भाई। वो फौरन तैयार हो गया। जरूर पड़ी, अमेरिका में मुसाफिर बरदार तियारा घर कर पा। बाहर आकर मैंने पूछा, तुम कुछ कहते कहते रह गए थे, क्या बात है? आइए थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, फिर जो आपका फैसला हो। उसने सामने बने पार्क की तरफ इशारा किया। मुझे उसके परासरार अंदाज पर हैरत तो हुई, लेकिन उसके साथ चल पड़ा। शाम का वक्त था, पार्क में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हम एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर सोने के बाद कहने लगा, खान भाई, उस बंगले के बारे में मशहूर है कि वो असरजुदा है। वहाँ जो भी रहाइश अख्तियार करता है, उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर पेश आता है। इमरान, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में उन बातों पर कौन यकीन करता है? मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, पर जो कुछ वहाँ ज़हूर पजीर हवा है, इसे देखते हुए तो वो अपनी बात मुकम्मल न कर पाया था कि मैंने टोक दिया। क्या हवा था वहाँ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगा, खान भाई, ज्यादा तो मुझे मालूम नहीं, हाँ जो कुछ लोगों से सुना है वो आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर साहब का पूरा नाम मिर्ज़ा अजमत बेग है, लेकिन पुकारे वो प्रोफेसर बेग के नाम से जाते हैं। उनके 2 ही बच्चे थे, मुसौद और नूरीन। मुसौद अमेरिका तालीम हासिल करने गया, फिर वही मुलाजमत और शादी करके मुस्तकिल सेटल हो गया। नूरीन सना है नहायत हुसैन थी। उसकी शादी उसके खालाजाद सर्जन ताहिर से हुई, जो खुद भी खुबरो जवान था। उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कहा जाता है। ये बंगला जो हम देखने जा रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने बड़े चाव से तामीर करवा के नूरीन को जहेज में लिया था। डॉक्टर ताहिर का ख्याल था कि उस बंगले में अपना छोटा सा अस्पताल बना लेंगे, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उनको महक न दी और दोनों मियाँ बीवी उस दुनिया से चले गए। क्या उनका एक्सीडेंट हुआ था? मेरे पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं खान भाई, मैं शुरू से सारा वाकया आपको सुनाता हूँ। नूरीन और ताहिर शादी के चंद दिन बाद इसी बंगले में शिफ्ट हो गए। जरूरत की कौन सी शे थी जो प्रोफेसर साहब ने अपनी इकलौती बेटी को न दी, लेकिन अफसोस इसे इस्तेमाल करना उसकी किस्मत में न था।
शादी के कुछ अर्सा बाद नूरीन की तबीयत खराब रहने लगी। ताहिर एक काबिल डॉक्टर था, उसलिए पहले तो खुद इलाज करता रहा, लेकिन नूरीन की हालत दिन बदन बिगड़ती चली गई। बहुत इलाज करवाया गया, काबिल से काबिल डॉक्टर्स ने चेक किया, लेकिन उसका मर्ज किसी की समझ में न आ सका। थोड़े अरसा बाद नूरीन सूख कर कांटा हो गई। वो हर वक्त बहू की बातें करती, रातों को जोर जोर से चीखती। प्रोफेसर साहब के अजीज व अकारीब ने उनको मशवरा दिया, नूरीन को किसी आमिर या पैर फकीर को दिखाएं, लेकिन वो उन बातों को खराफान समझते थे। नूरीन की वालिदा साबरा बेगम ने जब बेटी की हालत दुम बदम बगड़ते देखती तो एक मौलवी साहब को बुलवाया, जिसने नूरीन को देखकर कहा, उस पर एक जबरदस्त तासैब ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये काम उसके बस से बाहर है, जो किसी अमीर को बुलवा कर उसका इलाज करवाएं। उसके बाद कई अमीर पर फकीर आए, लेकिन कोई दवा कारगर न हुई। मर्ज बढ़ता गए, जो दवा की था खाद कर इन्होंने इलाज करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हैरत अंगेज तौर पर नूरीन की हालत संभल गई। सबने सिक्का सांस लिया। मिस बेग ने बेटी की सेहत याबी की खुशी मुखी एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उनके करीबी अजीज मौजूद थे। रंगारंग तकरीब जारी थी कि एकाएक मौसम के तीर बदलना शुरू हो गए। बारिश और आंधी का तूफान उस तरह अचानक नाज़िल हवा के सब हैरान रह गए। मौसम के बावजूद तकरीब जल्द खत्म कर दी गई। मेहमान अफरा-तफरी में रखसत हो गए। नूरीन ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, हम भी वापस घर जा रहे हैं। मिस बेग ने बहुत कहा, बेटा, मौसम खराब है, सुबह चली जाना। वो न मानी और दोनों मियाँ बीवी वापस बंगले पर आ गए। दूसरे दिन मिस बेग ने नूरीन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया। घंटी बजती रही, मगर किसी ने फ़ोन न उठाया। कई मुर्तबा फ़ोन करने पर यही नतीजा निकला तो मिस बेग को फिक्र लाहक हुई। खुदा खैर करे, नूरीन के घर से कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, मेरे दिल में तो वो रट रहे हैं, चली ज़रा उनके घर हो आएं। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा, अल्लाह की बंदी, तुम तो ख्वाह मुख्वाह परेशान हो जाते हो। रात देर तक पार्टी में जागते रहे हैं, इसीलिए सो रहे होंगे। उठेंगे तो खुद ही फ़ोन कर लेंगे। प्रोफेसर साहब हंस पड़े, लेकिन ममता के हाथों मजबूर मिस बेग बार बार फ़ोन करती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते हुए प्रोफेसर साहब से नूरीन के घर चलने के लिए असरार किया। बीवी की परेशानी देखते हुए वो उस बार इनकार न कर सके। नूरीन के घर जाकर उन्होंने घंटी बजाए, बार बार बजाने पर भी दरवाज़ा न खुला तो प्रोफेसर साहब भी परेशान हो गए। सामने तबके साहब, जिनसे प्रोफेसर बेग ने ये प्लाट खरीदा था, का बंगला था। उन्होंने जाकर इनको बताया। नूरीन की बीमारी के मुतालिक वो भी जानते थे, इसलिए जल्दी से अपने बेटे साजिद को लेकर फौरन उनके साथ चल पड़े। उन्होंने भी 3-4 घंटी बजाए, लेकिन नतीजा सफल रहा। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दीवार लांघ कर अंदर से गेट खोल देता हूँ। साजिद ने कहा, बेटा, जो मुनासिब समझो करो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मिस बेग चपके रो रही थी। साजिद ने दीवार लांघ कर जल्दी से गेट खोल दिया। सब अंदर दाखिल हुए। सामने बरामदे की लाइट जल रही थी।
प्रोफेसर साहब ने अंदर दाखिल होते ही आवाज दी, कोई जवाब न आया। वो जल्दी से नूरीन की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया, जवाब न पाकर इसे खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मिस बेकी